हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक के सभी एमसीक्यू, ठीक है, जो कि आपके सभी चैप्टरों से होंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक प्यारा सा अपना लाइक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस चैप्टर से देखते हैं एमसीक्यू सारे, पहले आ जाइए। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, याद होते जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए, भाग्यवधू से चीर परिचित भेंट के नाम से प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। दोस्तों जब बुक का पहला चैप्टर खोलोगे, आप पहला पेज खोलोगे तो वहीं पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। भाग्यवधू से चिर परिचित भेंट के नाम से प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो है भाग्यवधू से चिर परिचित भेंट का जो भाषण था इन्होंने दिया था, ठीक है। याद रखना, अब याद रहेगा ना, भाग्यवधू इतना ही याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ही नाम है जिसका स्टैचू भी बना, स्टैचू मतलब यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। जो भी नाम है याद रखना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, याद रखना इस चीज को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देशी रियासतों को एक किया था, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विराष्ट्र सिद्धांत या द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कौन लाया था, मोहम्मद जिन्ना, या जो मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, तो याद रखें द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने करी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। देखिए, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वाहवाद नेता जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, कौन थे। इनका नाम क्या था, सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है, कौन थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जहां पे आ जाए, या सीमा प्रांत के निर्वाह नेता, ठीक है, या सीमांत गांधी जिन्हें कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण, अभी तो पढ़ा था, ठीक है ना। भाषण किसे संबोधित किया था, तो किसको, संविधान सभा को भाषण दिया गया था। और कौन सा दिया था, भाग्यवधू से चीर परिचित भेंट, ठीक है। भाषण का नाम भी याद रखें, ठीक। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। आप लोगों को पता है ना, हाँ पढ़ रखा भैया, 565 है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, रजवाड़ों की संख्या। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम भी क्या था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो वीडियो नहीं देखिए तो जाके देख ले प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। कश्मीर के राजा ने भारत के साथ जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे क्या कहा जाता है। कश्मीर के राजा, ठीक है, भारत के साथ जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे क्या कहा जाता है। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। जो भारत और कश्मीर के बीच में जो संधि हुई थी, मतलब बिल्ले पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए थे, उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। याद रखना कश्मीर वाला। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन में भी था, आपको पढ़ाया भी था, किसमें है, मणिपुर में, ठीक है। कहां पर पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुना गया था, तो मणिपुर के अंदर सबसे पहला आया था भारत में, ठीक है। याद रखना। आगे चलते हैं। किस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर रहेगा। दोस्तों देखिए, नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी आपका, नागपुर अधिवेशन के बाद इन्होंने मान लिया था कि अब भाषा के आधार पर प्रांतों को बांटा जाएगा, ठीक है, राज्य का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। सी राजगोपालचारी ने 1959 में किस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों सी राजगोपालचारी ने, ठीक है, स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी 1959 में। सी राजगोपाली कौन सी पार्टी की स्थापना की था, स्वतंत्रता पार्टी या स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने, सी गोपालचारी जी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे। दोस्तों तो सी राजगोपालचारी जी थे, और इन्होंने पार्टी का नाम क्या था, 1959 में बनाई थी स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। भारत के या पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। हैदराबाद के निजाम द्वारा लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जब हैदराबाद के अंदर जो
राजा के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसको रोकने के लिए किसको भेजा गया था? रजाकार को। किसको भेजा गया था? रजाकार को। मेरे को लगता है आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो याद होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई अब पेपर आने वाले हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए, आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? जो कितने दिन, 52, 54, 56 दिन भूखे बैठे थे शायद। पोट्टी, ठीक है, श्री रामल्लू, ठीक है, पट्टी श्री रामल्लू, ठीक है। इन व्यक्ति का नाम याद रखना, कुछ और मत गलत बोल देना भैया, नाम ऐसा ही है थोड़ा सा, ठीक है। आइए अगला है, पुराने मद्रास प्रांत में से 1952 में किस राज्य का गठन किया गया था? दोस्तों आंध्र प्रदेश बनाकर, मतलब मद्रास से आंध्र प्रदेश निकालकर एक नया राज्य बनाया गया था 1952 में, तभी तो इनकी मृत्यु हुई थी श्री रामल्लू जी की, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, सीधा एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। आइए तो दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 1970 में केंद्र में सत्ता में आए सही राजनीतिक दल को चुनिए, ठीक है। क्या बोला है? 1970 में कौन सी पार्टी आई थी? तो जनता पार्टी आई थी, और कांग्रेस उस समय जो थी दोस्तों वो हार गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय हार गई थी, ठीक है। कौन आई थी 1970 में? जनता पार्टी आई थी, ठीक है, याद रखना, केंद्र में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ था? तो 1970 में, देखो उल्टा वापस घुमा के दे दिया है ना, तो 1970 में भारतीय जनता जो है जनता पार्टी आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 1971 में लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता में आए गठबंधन में कौन से दो प्रमुख राजनीतिक दल शामिल थे? दोस्तों कौन से थे? कांग्रेस आर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आप बोलते हो, ठीक है ना। तो ये दो पार्टी थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, जिसे आप बोलोगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी गलती कर दी मैंने, कांग्रेस आर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये आई थी आपकी कहाँ? 1971 में, ठीक है, जो दो प्रमुख राजनीतिक दल शामिल थे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों क्या नंबूदरीपाद, कितना अजीब सा नाम है ना, देखो EMS नंबूदरीपाद, ये सब नाम ही बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, ठीक है, नंबूदरीपाद, ठीक है, याद रखना इस नाम को, ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है। पहली बार कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने थे आपके EMS नंबूदरीपाद, ठीक है। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू तबीयत खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा था? तो दोस्तों साफ सीधी बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रभुत्व था। एक दल प्रभुत्व पढ़ रहे हैं तो इसमें मतलब किसकी पार्टी चल रही थी 1952 से 1967 तक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, याद रखना, सीधा बोल दो कांग्रेस ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1957 के विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राज्य में हार गई थी? दोस्तों केरल में वो हार गई थी, क्योंकि केरल में DMK सरकार थी, इसलिए वहाँ पे वो जीत नहीं पाई, ठीक है। तो केरल में कांग्रेस पार्टी जो थी 1957 के चुनावों में हार गई थी केवल, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकसभा के पहले आम चुनावों में 16 सीटें जीतकर कौन सा दल दूसरे स्थान पर रहा? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखो हमने पढ़ा ना कि जो दो पार्टी थी उस समय, तो यही थी, कांग्रेस थी और ये और दूसरी कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने 16 सीटें जीती थी, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी थी ये, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन थे और 1950 में चुनाव आयुक्त का निर्माण किया गया था, ठीक है, या चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन पहले आयुक्त थे, बहुत बढ़िया। आइए देखिए 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? 1989, ठीक है, में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो BP सिंह थे, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, 1970 के आम चुनाव में कांग्रेस को किस पार्टी ने हराया? तो किस पार्टी ने हराया? जनता पार्टी ने दोस्तों हराया, ठीक है। कांग्रेस को 1970 में जनता पार्टी ने हराया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखिए 1970 के आम चुनावों में किस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 1970 के चुनाव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? तो किसको दिया गया था? 1967 के चुनाव को। किसको?
1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये वाला राजनीतिक संज्ञा कौन से चुनाव को दी गई थी, भूकंप की संज्ञा तो 1967 के चुनाव को दी गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 1952 में। देखिए 1950 में होना था, लेकिन हो नहीं पाया, कारण वैसे क्योंकि कई लोग अनएजुकेटेड थे। ठीक है, लोगों को वोट कैसे कराए, लोगों को इकट्ठा कैसे करें, ये बहुत दिक्कत वाली बात, इसलिए जो है 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, अब आपका आ गया थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू देख लीजिए सारे। देखिए, निम्न में से कौन सी विचारधारा का समूह समाज में गरीब व पिछड़े सामाजिक समूह के लिए विशेष नीतियां बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिए। विचारधारा का समूह समाज में गरीब व पिछड़े सामाजिक समूह के लिए विशेष नीति बनाने के लिए कार्य करता है। दोस्तों देखिए, वामपंथी जिसे हम कहते हैं लेफ्टिस्ट। ठीक है, राइटिस्ट तो क्या होता है, पूंजीवाद, उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो काम करते हैं समाज के अंदर और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए नीति बनाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वह विचारधारा जो यह मानती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्या कहलाती है, तो दोस्तों देखिए, दक्षिणपंथी। ठीक है ना, ये दक्षिणपंथी जो राइटिस्ट है, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें खुलकर जो फैक्ट्रियाँ चल रही है चलने दो, जो काम हो रहा है वो चलने दो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो है ये राइटिस्ट, और समाज के लिए कौन काम करते हैं, लेफ्टिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, विकास संबंधित मामलों पर निर्णय लेने एवं विचार विमर्श हेतु सर्वोच्च निकाय को क्या कहते हैं, दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, यही है दोस्तों। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये हमारा क्या है कि विकास संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के विचार विमर्श हेतु सर्वोच्च निकाय को क्या कहते हैं, तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ सारे काम होते हैं आपके। ठीक है, जो भी आपके विकास से रिलेटेड होंगे। आइए, नीति आयोग का पूरा नाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आपका नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, सॉरी प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इसका हेड, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का हेड। ठीक है, आगे चल दो। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्धारण करता है, कौन सा करता है, तो योजना आयोग करता है। ठीक है, कौन सा है, निम्न में से कौन सा आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्धारण करता है, तो योजना आयोग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया था, तो दोस्तों किस पे, भारी उद्योग पे। पहले पे तो कृषि पे दिया गया था, दूसरे पे भारी उद्योग पे दिया गया था। बहुत बढ़िया, आ जाइए। इकोनॉमी ऑफ परमॉन्स, क्या लिखा है, परमार्नस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, दोस्तों जेसी कुमारप्पा। ठीक है, इनका नाम भी बहुत अजीब अजीब सा होता है भैया पहले के लोगों का। ठीक है, तो परमार्नस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, जेसी कुमार अप्पा। अगर ऐसा अटपटा सा नाम है तो अटपटे से नाम का अटपटा आंसर। ठीक है, आइए देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक बल किस पर दिया गया था, किस पे वर्ष, तो प्रथम में तो पता है कृषि पर बल दिया गया था, दूसरे पे उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम जाता है, वर्जिस कुरियर। दोस्तों मिल्क मैन ऑफ, ये तो आपको लोगों को पता ही होगा कौन है, वर्जिस कुरियर के नाम जाना जाते हैं। ठीक है, आगे, भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल किस देश से प्रभावित हो गया, सोवियत संघ से विकास। देखो, जो ये आपका समाजवादी मॉडल था वो कहाँ से था, सोवियत संघ से लिया गया था, और पूंजीवादी मॉडल जो है वो अमेरिका वगैरह से। ठीक है, अब देखिए अगला है, भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास क्या था, तो दोस्तों देखिए क्या था आपका, जमींदार प्रथा की समाप्ति करना। किसकी, जो भूमि सुधार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, दोनों समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपना रखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आगे, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय
विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि विकास से संबंधित सारी योजनाओं को बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 11 चैप्टर के भी एमसीक्यू हैं जो खत्म होते हैं। अब आया अगले चैप्टर पे, भारत के विदेश संबंध। ठीक है, भारत के विदेशी संबंध दोस्तों। ठीक है, सही दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के विदेश संबंध। देखिए, किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के साथ संबंध बनाने के लिए अपनाई गई नीति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? विदेश नीति कहा जाता है। अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई संबंध के नीति बने तो उसे कहते हैं विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विशेष योगदान किसका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने, पंचशील का, गुटनिरपेक्ष का, ये सारे इनके विदेशी नीति थे। ठीक है, आगे चलो। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहाँ पे हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। ठीक है, देखिए, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य को कहा जाता है? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश के राज्य को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, आगे चलते हैं। ताशगढ़ समझौते किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान का जल विवाद किस संधि द्वारा सुलझाया गया था? तो सिंधु नदी जल संधि के द्वारा जो है इसको सुलझाया गया था। ठीक, भारत का। आगे, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता आपका हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। आगे चलते हैं। किस परमाणु शक्ति संपन्न देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो भारत ने नहीं किया था परमाणु अप्रसार संधि पर। मतलब कि परमाणु अब बनाना बंद कर दिया जाए, जिसने बना लिया उसने बना लिया, जो नहीं बना पाया वो अब बनाया भी नहीं पाएगा। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत तो भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया और हस्ताक्षर भी नहीं किया। ठीक है, देखिए, निम्न में से किस देश ने भारत में इस्पात कारखाने लगाने के लिए आर्थिक तकनीकी सहायता दी? तो सोवियत संघ, आपने पढ़ रखा है ये वाला। ठीक है ना, किसने तो सहायता करी थी? सोवियत संघ ने सहायता करी थी। ठीक है ना, भारत की। आगे चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को काटकर कौन सा देश बनाया गया? तो बांग्लादेश बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे दोस्तों पढ़ते रहिए मजे से। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे देखिए, LTTE नामक आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? दोस्तों श्रीलंका से। ठीक है ना, अब एक लिट्टे था लेकिन ये क्या है? LTTE है। ठीक है ना, तो इसका संबंध कहाँ से है? ये आतंकवादी संगठन श्रीलंका का है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। किस हिमालयी देश को भारत से विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान प्राप्त होता है? तो भूटान से। किससे? भूटान से। हिमालय देश को भारत से विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान प्राप्त होता है, तो भूटान वाले सबसे ज्यादा आपको जो है हिमालय के काम के लिए पैसे देते हैं भारत को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश से कुछ इलाकों पर अपना दावा करता है? तो चीन। चीन ही है जो दूसरों की चीजों को अपना कहता रहता है ना, तो चीन। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता के कारण संभव हो पाया था? तो दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्षता यानी हस्तक्षेप की वजह से यह हो पाया था। ठीक है, याद रखना। हाँ जी दोस्तों, 5वां चैप्टर आ गया आपका, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पे। 1970 में केंद्र में सत्ता में कौन सी पार्टी आई थी? क्या बोला मैंने? 1970 में केंद्र में सत्ता में कौन सी पार्टी आई थी? जनता पार्टी आई थी। पहला क्वेश्चन सेम वही उसी जो पहले पढ़ चुके हो आप। ठीक है, दूसरे चैप्टर में से। आगे चलते हैं। अब देखिए, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान रेल कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या थी? बोनस और सेवा शर्तों में सुधार करना, यही तो मांगे थी उनकी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, वह प्रसिद्ध साम्यवादी एवं नक्सलवादी नेता जिन्होंने भारतीय साम्यवादी पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी या लेनिनवादी की स्थापना की। दोस्तों चारू मजूमदार। ठीक है, इन्होंने मार्क्सवादी और लेनिनवादी
पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, चारू मजूमदार, याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय क्रांति दल के संस्थापक और जनता पार्टी के संस्थापकों में से कौन था? तो दोस्तों देखिए, चौधरी चरण सिंह एक थे, ठीक है ना, जो भारतीय क्रांति दल के संस्थापक और जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है, चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, आपातकाल के दौरान गरीबों के हित के लिए किस कार्यकाल या कार्यक्रम की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो कि किसके द्वारा चालू किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। आई होप आपको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? दोस्तों देखिए, 25 जून 1975 को इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का जो लागू किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादन कौन थे? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1967 में नक्सलवादी आंदोलन की आपकी शुरुआत हुई, ठीक है। पढ़ते रहें, याद करते रहें चीजें, ठीक है, बढ़ते रहें, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार के आंदोलन थे? तो किसान विद्रोह आंदोलन था ये नक्सलवादी, लेकिन बाद में चलकर ये उग्रवादी आंदोलन बन चुका था, ठीक है ना। तो पहले तो आंसर ये किसान विद्रोह था, ठीक है। अब देखिए, मंडल आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो ओबीसी मतलब जातीय आरक्षण के लिए किया गया था, ओबीसी के लिए किया गया था, ठीक है ना, याद रखना। आगे चलते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? तो दोस्तों फर्रुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। जो आपातकाल 1975 का जो आपातकाल था वो किसके घोषणा के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कौन है? फर्रुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब आई? तो 1977 में आई, आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं फटाफट। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण ने की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जनता पार्टी सरकार ने जातीय आरक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो दोस्तों मंडल आयोग का गठन किया था जनता पार्टी की सरकार ने जातीय आरक्षण के लिए मंडल आयोग की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना। फटाफट चलते हैं दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, अब इस चैप्टर से देखिए, आपातकालीन घोषणा किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासन में होता? तो इंदिरा गांधी ने ही तो किया था भाई, याद है कि नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, याद होगा आप लोगों को, पढ़ते रहा करो, ठीक है, याद रहेगा सब चीज। देखिए, भारत में आपातकाल की अवधि कब से कब तक रही? तो देखिए दोस्तों, 25 जून से 1975 से 21 मार्च 1970 तक रही। 25 जून से 1975 से 21 मार्च 1970 तक रही, ठीक है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक रही, ठीक है। चलिए, आपातकालीन घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आपातकाल को लागू किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आपातकालीन घोषणा के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, आंतरिक अशांति बताया गया था मुख्य कारण, ठीक है। तो यही कारण बता के इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? आपातकाल लागू कर दिया था। देखिए, 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों यही थे ना, अभी पढ़ा हमने ऊपर, फखरुद्दीन खान, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। यार देखो, इनके नाम ऐसे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और आगे चलते हैं। देखिए, आपातकाल के समय किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो दोस्तों देखिए, जयप्रकाश नारायण ने ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ठीक है। शाह आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1970 में शाह आयोग की स्थापना की गई थी। क्यों गई थी? इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसकी जांच करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 1970 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो आपातकाल के दौरान दमनकारी नीतियां जो लागू की गई थी, जिसमें से बहुत सारे थे, नसबंदी कर देना और लोगों को शक की निगाह पर जेल में डाल देना, और कई सारे नेताओं को भी जेल में डाला था, ठीक है ना। तो ये सब कारण थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों ने किस प्रकार का गठबंधन बनाया था? जनता पार्टी,
नाम का एक गठबंधन इन्होंने बनाया था विपक्षी दलों ने और जीत भी हासिल करी थी 1970 के चुनाव में। ठीक है, आगे देखिए अगला है आपका, आपातकाल के दौरान किसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा गया था? तो उपरोक्त सभी में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, उपरोक्त सभी को जो है गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1970 में केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनी? तो पता है जनता पार्टी की सरकार बनी, सिंपल है इसलिए जल्दी चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने आपका गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है तो सीधा सीधा आंसर। सहयोग किस उद्देश्य से बैठाया गया था? आपातकाल के दौरान हुए दमन की जांच के लिए। अब ये पहले ही बता दिया था आपको, अब आगे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन तो ध्यान रखना, सहयोग किस उद्देश्य से? तो आपातकाल का जांच करने के लिए। अगला चैप्टर आ गया आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो इसको जरा ध्यान देंगे। क्षेत्रीय आकांक्षा जो चैप्टर है इससे ही बनता है काफी सारे एमसीक्यू। ठीक है, ध्यान दें। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह कथन किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था? तो दोस्तों देखिए, द्रविड़ आंदोलन के नेतृत्व में ये उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन के अंतर्गत। आगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के आंतरिक प्रधानमंत्री, अलगाववादी नेता, पाक के विदेश मंत्री। तो दोस्तों किससे है? पाक के विदेश मंत्री से। ठीक है ना, पाकिस्तान मतलब। ठीक है, आगे 1979 में असम में किस संगठन ने विदेशी लोगों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने। ठीक है, जो बांग्लादेशी आए हुए थे उनके खिलाफ इन्होंने, और इसे हम कहते हैं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, इन्होंने आंदोलन किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के किस क्षेत्र के राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है? तो आपको पता है पूर्वोत्तर में। ठीक है ना, मिजोरम, असम, अरुणाचल, ये सारे। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंगा थे। लाल डेंगा ऐसा समझौता भी होता है राजीव गांधी का। ठीक है, याद रखना है भी। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट लाल डेंगा ने बनाया था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए गए सेना ऑपरेशन को क्या कहा था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ा ही दोगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है ना इसमें। आगे चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से। ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसमें बोला गया था ना, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये वाली बात। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस नीति के तहत हुआ था? तो दोस्तों तो पता ही है, पहले हमने पढ़ लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश किस राज्य को काटकर बनाए गए थे? तो असम। ये सारे असम से निकाले गए, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहले केवल असम था। अब देखिए, नागा नेता अंगमी जापू फिजो ने किस क्षेत्र के लोगों को आजाद घोषित किया था? देखो, अंगमी जापू फिजो ने किस क्षेत्र के लोगों को आजाद घोषित किया? तो दोस्तों किसको किया था? नागालैंड को। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष में हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस में हुआ था? 1984 में ही हुआ था। इंदिरा गांधी की भी जो मौत है 1984 में ही हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से हुई थी क्योंकि उनके अंगरक्षक ने गोली मार के उनको हत्या कर दी थी। ठीक है, देखिए, भारत का 22वां राज्य कौन सा था? तो दोस्तों सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1984 सिख दंगों के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए किसने माफी मांगी थी? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये 1984 के जो दंगे हुए थे इन्होंने माफी मांगी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, यह आप चैप्टर के अंदर भी देख सकते हो। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले आंतरिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो शेख अब्दुल्ला पहले आंतरिक अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला थे पहले आंतरिक जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखना, शेख अब्दुल्ला। अगला चैप्टर आ गया दोस्तों आपका भारतीय राजनीति नए बदलाव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 1989 में वाम मोर्चा और भाजपा के भारी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? बीपी सिन्हा ने करा था। ठीक है ना, वाम मोर्चा और भाजपा के भारी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो बीपी सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए आगे आपका
1989 में केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय मोर्चा था, जो कि 1989 में जो गठबंधन बना था राष्ट्रीय मोर्चा नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी में ने कितनी सीटें जीती? तो दोस्तों 415 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जो है आपकी जीती थी। आगे चलते हैं। 1996 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम क्या था? तो संयुक्त मोर्चा था। 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। ठीक है, आगे 1999 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग कब शुरू हुआ था? तो 1989 में हुआ था। इसका दूसरी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जाके चैप्टर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, आगे भारत के किस प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही रहा था। तुरंत सरकार गिर रही थी, ठीक है ना, और उनको पद से हटा दिया गया था। आगे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी का क्या है क्लासेस एम्प्लाइज फेडरेशन वामसेफ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देखिए काशीराम, ठीक है ना, ये जो है आपके वामसेफ, सीधा साफ बोलेंगे वामसेफ, ठीक है ना, के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था? तो वीपी सिंह के अंदर लिया गया था कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था? तो वीपी सिंह के। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों कौन थे? तो वीपी सिंह थे। ठीक है, अगला मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है ना, क्या बोला? तो कौन सा है? बिहार। बिहार के अंदर सबसे पहले ये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। आगे चलते हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी भाजपा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों काशीराम के द्वारा जो है वो आपका किया गया था, बहुजन समाज पार्टी यानी भाजपा। ठीक है, आगे दिसंबर 1992 में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? दोस्तों बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 1992 में। ठीक है, दिसंबर 1992 में। आगे चलते हैं। अगला है आर्थिक सुधारों की शुरुआत निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई? दोस्तों तो किसके द्वारा हुई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में आर्थिक सुधार जो है होना चालू हो गए थे। ठीक है, याद रखना। आगे है राजीव गांधी की हत्या के बाद किस कांग्रेसी नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया? दोस्तों वीपी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है आपके सारे के 8 चैप्टरों के जो है एमसीक्यू दोस्तों खत्म होते हैं। और ये वीडियो देखा आपने पूरी, उसके लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।